हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के आज के एग्ज़ाम में, यानी कि 30 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके पेपर 2 में फिजिक्स से जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी होना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है ये फिज़िक्स का पूछा जा रहा है पेपर 2 में। पेपर 1 का जो है लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेपर 1 से जुड़ा हुआ जो वीडियो पब्लिश किया गया है, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हैं, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप पेपर 1 का वीडियो देख सकते हैं। पेपर 2 का जो है किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आया है दोस्तों फिज़िक्स के पेपर 2 में, तो इसमें यह है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 7 ओम, दो रेजिस्टर्स है जो कि जिनका वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम और 7 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है 3 ओम का और 7 ओम का जो कि पैरेलल कनेक्टेड है। 3 ओम एंड 7 ओम ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं पैरेलली, और कहा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा आर इक्विवेलेंट जो होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये फार्मूला हमें कहाँ से मिलता है? एक्चुअली जो फार्मूला है वो है पैरेलल रेजिस्टेंस का 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, और इस तरह से अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जो इससे पूर्व में पब्लिश हुआ था, इसके पहले मैंने बताया था कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाय Rn। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये जो है ये फार्मूला लागू होगा। और जब हम लोग आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इस फार्मूला को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो R1 R2 क्या है? 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, और R1 प्लस R2 यानी कि 7 प्लस 3 जो है ये 10 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2.1 ओम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था आज के एग्ज़ाम में, तो इसमें इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये होगा 2.1 ओम आंसर। ठीक है, एक अन्य जो क्वेश्चन आया है इसी तरह का एक क्वेश्चन है, मगर इसमें कहा जा रहा है कि द RMS वैल्यू ऑफ करेंट इज़ 8√2। ठीक है, यानी कि IRMS का जो है वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 8√2। तो पीक करंट जो है इसका क्या वैल्यू होगा? तो देन द पीक करंट इज क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस जो है इस तरह से कुछ दिया हुआ था, 14 एम्पियर, 16 एम्पियर, 18 एम्पियर या 10 एम्पियर। दोस्तों, आपको पता होगा कि आई पीक का जो वैल्यू होता है, IP जो है ये क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ IRMS। ठीक है, तो √2 टाइम्स ऑफ जो है √2 टाइम्स ऑफ 8√2 अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिल जाता है 16 एम्पियर। तो इसीलिए जो दिया हुआ ऑप्शंस था इसमें से 16 एम्पियर का आंसर जो है ये सही था, बाकी सारा ऑप्शंस ये गलत है। एक और इजी क्वेश्चन आया था, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच हैव ए मास ऑफ 30 kg। ठीक है, कहा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा जिसका मास जो है, किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा जिसका मास 30 kg है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 kg और इसका वेलोसिटी जो है v का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम के बारे में आपको पता होगा, लीनियर मोमेंटम जो है इसका वैल्यू हो जाता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि 30 टाइम्स 2, तो यानी कि 60 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 60। इससे पूर्व के वीडियोस में हम लोग विभिन्न लॉजिकल गेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा है कि एंड गेट के केस में क्या होता है कि अगर दोनों ही इनपुट 0 अथवा दोनों इनपुट 1 है तो आंसर जो है ये आउटपुट जो है ये 0 आता है। अगर दोनों में से एक भी 1 रहा और दूसरा 0 रहा तो इसका आउटपुट जो है ये 1 आता है। और के केस में क्या होता है, सिमिलरली 0 0 रहने पर ये आउटपुट 0, 0 1 के लिए जो है आउटपुट 1, 1 0 के लिए जो है आउटपुट 1 और 1 1 के लिए भी जो है आउटपुट 1 है। नैंड गेट के केस में क्या होता है,
एंड का जस्ट इन्वर्स हो जाता है, जहाँ पर ये 0 आउटपुट होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जहाँ पर ये 1 आउटपुट है वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा डिटेल्स हम लोग पूर्व के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से जो है इसका आंसर दिया जाना था। एक अन्य जो क्वेश्चन आया था वो था एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को हम लोग किस एसआई यूनिट से मेज़र करते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जूल पर केजी पर केल्विन। एक और क्वेश्चन आया है एसआई यूनिट से ही जुड़ा हुआ, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो एसआई यूनिट एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये जो है एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट से जुड़े हुए लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है ये जेएसएससी लैब असिस्टेंट के फिजिक्स के एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो एसआई यूनिट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, इन सभी से जो है ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। बेसिक थ्योरम से जो है ये कम से कम सारा ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग कैलकुलेशंस की बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो लगभग ना के बराबर न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन पूछे गए, और जो भी न्यूमेरिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ईजी इन नेचर थे। ठीक है, तो 30 जुलाई का जो क्वेश्चन हुआ आया है लैब असिस्टेंट के लिए, वो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल एक एवरेज क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, ये है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल और सर्किट इज ड्यू टू चेंज इन। फैराडेज लॉ के अनुसार किसी भी कॉइल अथवा किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है किसके चेंज के कारण होता है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये रोटेट होता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इसी के कारण इस वायर में जो है ये ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है व्हाट इज सिंबल एल इन क्वांटम। क्वांटम में जो सिंबल एल है ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है सिंबल एल। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है लेंस लॉ से पूछा गया था। ठीक है, तो लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर by a changing magnetic field is such that the magnetic field created by the induced current opposes the change in initial magnetic field। कहा जा रहा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर में जो है ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो वो उस ईएमएफ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको अपोज करेगा। चेंज इन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये अपोज करेगा। ठीक है, तो ये था लेंस लॉ। और उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कैपलस थ्योरम के बारे में। ठीक है, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे कैपलस थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आए थे जेएसएससी लैब असिस्टेंट के फिजिक्स एग्जाम में, जो कि 30 जुलाई को आयोजित किया गया है जेएसएससी के द्वारा। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जिन लोगों का एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ के अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये सब समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।